नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में। आज मैं जिस व्यक्ति की कहानी आपके समक्ष रखने वाला हूँ, 2016 से वो व्यक्ति धक्के खा रहा है। और विडंबना देखिए इस समाज की, और विडंबना देखिए हमारे प्रदेश की जो व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता हुआ व्यक्ति का नाम है ठाकुर सिंह जी। और ठाकुर सिंह जी की कहानी जो मैं आज आपको सुनाने और बताने वाला हूँ, जो दिखाने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको अचंभित जरूर करेगी। क्योंकि जब कोटद्वार के विधायक श्री हरक सिंह रावत जी थे यहाँ पर, तो हरक सिंह रावत जी ने 2015 में यहाँ पर इनकी एक जॉब लगाई थी सैनिक विश्राम गृह में। और सैनिक विश्राम गृह पर 1 साल की जॉब करने के बाद वहाँ से उनको हटा दिया गया था। अब वहाँ से लेकर इनकी जो जद्दोजहद शुरू होती है, वो सिस्टम के साथ में जो लड़ाई होती है वो शुरू होती है, और वो आज भी जारी है, निरंतर इनका प्रयास है। पर सवाल ये सबसे बड़ा कि 2016 से क्या हर व्यक्ति कानूनी लड़ाई लड़ सकता है? क्या वो इतना सक्षम हो सकता है? आज जहाँ किराए के कमरे पर रहना, किराए के घर पर रहना इतना मुश्किल हो चुका है कि जहाँ पर 1 महीने का 2 महीने का किराया अगर मकान मालिक को नहीं मिलता है, तो वही मकान मालिक धक्के मारकर सामान उठाकर फेंक देता है सड़कों पर। आज जहाँ बेरोजगार देहरादून की सड़कों पर आए दिन देखो कि आंदोलन होते हैं, जहाँ आज उपनल कर्मचारी जहाँ पर देहरादून की सड़कों पर आंदोलनरत हैं, आज यहाँ कोटद्वार के तहसील प्रांगण में 150 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 200 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, LUCC वाले यहाँ धरने पर हैं। आज जहाँ इस कोटद्वार में, इस तहसील प्रांगण में, जहाँ पर स्मार्ट मीटर के विरोध में 100 दिन, 150 दिन धरना चल जाता है, सोचिए उस प्रदेश में क्या होगा। एक तरफ तो हमारी प्रदेश सरकार जो मुखिया हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर रोज़गार सृजन किया जाएगा, 2 करोड़ नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी, उनका सृजन किया जाएगा। परंतु हकीकत देखने को कुछ और ही मिलती है। ग्राउंड पर जो ग्राउंड की रियलिटी है वो कुछ और ही बयां करती है, वो कुछ और ही दिखाती है, कुछ और ही दर्शाती है। हकीकत क्या है, आज हम आपसे मुलाकात करवाएंगे ठाकुर सिंह जी की। चलिए सुनते हैं कि क्या उनके साथ में विडंबना रही है और क्या उनकी कहानी है। ये जानेंगे कि क्या कुछ आगे घटित हुआ इनके साथ में, और क्या इनकी विडंबना है, क्या इनकी परेशानी है, किस चीज़ से आहत है, और क्यों आज हमसे इन्होंने संपर्क किया। जी ठाकुर जी नमस्कार। मैं आप सभी लोगों से, उत्तराखंड के सभी जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं एक 80% दिव्यांग हूं, लेकिन मैं मतलब सरकार से भी और हाई कोर्ट से भी इतना दुखी हो चुका हूं। मैंने को दोनों जगह से मतलब जो है मेरा शोषण हुआ है जी। मेरे को सर 2015 में 15 मार्च 2015 में मेरे को सैनिक विश्राम गृह कोटद्वार में जो है स्वागती के पद पे नियुक्ति दी गई थी, यानी कि रिसेप्शन पे। सर मैं बहुत खुश हुआ था। माननीय हरक सिंह रावत जी ने मुझे मतलब एक रोजगार दिया था, मैं उनके लिए आज भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन वो रोजगार कुछ समय के लिए था जी। अब 2015 में सर 2016 तक मैंने कार्य वहाँ पे किया, तो मुझे परेशान करने लगे जब सरकार हरक सिंह रावत जी और हरक सिंह रावत जी के दोनों के आपसी मत तालमेल खराब हुए, तो मेरे को हटाने के आदेश होने लगे थे, वो चर्चाएं चलने लगी थी। तो मैंने कहा सर मैं तो समर्थक था, उन्होंने लगाया, लेकिन मैं किसी का समर्थक, मैं नौकरी कर रहा हूँ। जी जी जी। मुझे किसी से कोई लेना देने नहीं, मुझे तो अपनी तनख्वाह से लेना देना और काम करने से, वर्क से मतलब है। लेकिन हरीश रावत जी ने उस टाइम जो है कि आपसी दुश्मनी के कारण मुझे जो है कि वहाँ से हटवा दिया। आपको कैसे पता कि हरीश रावत जी ने हटवा दिया? सर ये आदेश उन्हीं के माध्यम से किए गए थे कि जब जहाँ जहाँ पद सृजित नहीं है उनको हटा दो। तो अच्छा। सैनिक कल्याण ने एक पत्र मेरे पे, आज भी वो पत्र जारी है कि सैनिक कल्याण ने कहा है कि भाई हमारे पास जो है कि पैसा अवेलेबल नहीं है, आपके ये पद आप सृजित नहीं कर पाए, सैनिक कल्याण को कोई 2 साल हो गए आपने इस पद सृजित नहीं कर पाए, इसलिए इनको आप अपने स्तर से हटाइए, आप हमारा बस का नहीं है। अब साहब जो है कि 4-6 महीने इन्होंने मेरे को तनख्वाह भी नहीं दी। उसके बाद जो है कि 19 दिसंबर 2016 को इन्होंने मेरे को वहाँ से सैनिक विश्राम गृह से हटा दिया कि आपको आपकी सेवा समाप्त की जाती है, आप जो है कि घर जाइए। लगे कब थे आप? मैं 15 मार्च 2015 में लगा था सर। 15 में लगे और 16 में हटा दिया गया आपको? दिसंबर 2016 को सर। तो ये तो बहुत ही छोटा समय चक्र था जिसमें कि आपको जॉब पर लगाया गया और फिर उसके तुरंत बाद निकाल दिया गया। मैं ये विडंबना यही कह रहा हूँ सर कि आज भी उपनल के माध्यम से हजारों व्यक्ति बिना पद सृजित किए हुए लगे हुए हैं। आपको भी संज्ञान में होगा, सबको संज्ञान में है। लेकिन मेरे को क्या दिक्कत थी, मतलब सरकार को या जो है कि उपनल को या सैनिक कल्याण को क्या परेशानी थी कि जो एक विकलांग 80% विकलांग को जो है कि रोड पे लाने का कार्य जो किया आप लोगों ने,
आज भी देख लीजिए आप, किसी भी विभाग में बिना पद सृजित किए हुए लोग लगे हुए हैं। तो आज भी मुझे लड़ना पड़ा इसके लिए। इसके बाद सर मैं जो है कि धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल करी, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। बाद में जाके उपनल ने एक लेटर इशू कराया कि जो है कि जहां आपकी योग्यता के अनुसार जो है पास मिलेगा तो हम आपको वहां पे भेज देंगे जी। सन 2019 में सर मेरे उपनल ने 3 जगह भेजा, 3 जगह, जिला हरिद्वार, जिला जज देहरादून और मंगलौर डिग्री कॉलेज में। ठीक। तो किसी भी अधिकारी ने मुझे ज्वाइनिंग देने से साफ इनकार कर दिया। जज साहब देहरादून जज की कुर्सी में बैठे हुए हैं, लेकिन जज साहब के शब्द क्या थे वो आज भी मेरे दिल में है। जज साहब के शब्द कि आपको क्यों रखें हम, हमारे पास तो अपने लोग कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, आप तो एक विकलांग आदमी, आप तो काम नहीं कर पाओ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सर विकलांग आदमी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है आपके शासन में, क्या होगा इस देश का? सोचने वाली और एक गंभीर बात यह है कि एक 80% विकलांग व्यक्ति, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसको अपना जीवन यापन करने के लिए कोई काम धंधा नहीं चाहिए? और अगर कोई नेता, कोई प्रतिनिधि अगर इनको एक बार के लिए जॉब पर रख देता है, वो भी, कितनी तनख्वाह थी आपकी? सर 7-8 हज़ार रुपए थी उस टाइम, कोई 8 हज़ार रुपए मिलते थे मेरे को टोटल। 8,000 रुपये की तनख्वाह पर अगर लगता है तो क्या उसको जीने का अधिकार खत्म हो जाता है? वो जीने का अधिकार नहीं है उसे? क्या वो अपना जीवन यापन करने के लिए एक नौकरी नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो फिर क्यों? वो क्या क्या मजबूरियां थी? वो क्या ऐसा संशय था उनके अधिकारियों के मन में जो कि उनको हटा दिया गया? और उसके उपरांत भी आज देखिए कि 80% विकलांग व्यक्ति जॉब से निकाल दिया जाता है और उनको इस तरह से कहा जाता है। तो आप सोचिए कि जो उपनल के कर्मचारी वहाँ धरने पर बैठे हुए थे देहरादून पर, और जो स्टूडेंट लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बेरोजगारी का आलम इस समय उत्तराखंड में चरम पर है, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार होता होगा। जी ठाकुर भाई आगे। और सर उसके बाद में जो है कि अपनी समस्या को लेकर बड़ी उम्मीद थी मेरे को। एक हाई कोर्ट में किसी भाई ने मुझे एक मार्गदर्शन किया कि आप हाई कोर्ट जाओ, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो आप हाई कोर्ट तक भी गए? मैं हाई कोर्ट गया, एक नहीं मेरे आज भी 2-2 केस चल रहे हैं हाई कोर्ट में जी। और इसी प्रकरण पे चल रहे हैं। एक जो है कि उत्तराखंड भवन है सैनिक निर्माण कल्याण बोर्ड का, और दूसरा जो है सैनिक कल्याण का। तो इस प्रकार सर मैं हाई कोर्ट में गया। उसके बाद में मुझे श्रम विभाग में जो है कि माननीय मंत्री हरक सिंह रावत जी ने एक बार रोजगार के लिए वहाँ पे बैठाया है, लेकिन इसी प्रकार से वहाँ भी नियुक्ति नहीं हुई थी। मेरे 13 महीने कार्य किया मैंने वहाँ पे, लेकिन 13 रुपए नहीं मिले मुझे आज तक। एक विकलांग आदमी 80% विकलांग को 13 रुपए नहीं मिल रखे सर। सर ये हाई कोर्ट का आदेश है, ये 13/3/2026 का आदेश है, ये देख लीजिए, ये हाई कोर्ट का आदेश है। ये जो है श्रम विभाग में जो मैंने काम किया है, ये 13/3/2026 का है। जी जी जी। इस आदेश में जो है पहले मेरे नौकरी देने का आदेश किया गया था, लेकिन अब ये पलट के उसी आदेश को पलट के दोबारा जो है इसमें सिर्फ मेरे को पैसे देने का आदेश किया गया है जी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें भी मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। जहाँ तक है कि हाईकोर्ट ने आदेश जरूर किए है, जो पहले आदेश किया था उसमें भी मेरा सैनिक विश्राम गृह ट्रांसफर टू लेबर कोर्ट कर दिया था, जो कि पूर्ण रूप से गलत था, जिसके कारण जो है मेरा ये पूरा केस फंस गया है। जी आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, और ये जो ऑर्डर रिसिप्ट है मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर सुना देता हूँ, बता देता हूँ। तो ये ऑनेबल जो जज हैं मनोज कुमार तिवारी जी, उनका ये जजमेंट है, और उसमें उन्होंने कहा है कि विच इज़ अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड एज पेज नंबर 24 of the writ petition, grievance raised by the petitioner is that he has not been paid any remuneration for the services he rendered in Uttarakhand Building and other construction worker welfare board. आगे लिखते हैं, petitioner made a representation regarding his unpaid salary which has been rejected by respondent number 1 wide order dated 10/6/2022, यानी कि 10/6/2022 को ये जजमेंट के इसके बेस पर इन्होंने जजमेंट किया है। और ये कब मिला आपको? ये सर मेरे को इसकी डेटेड है अभी 13 मार्च को, 13 मार्च 2026 को ये जजमेंट आया है, जिस पर कि इन्होंने कहा है कि भाई जो ये वेलफेयर सोसाइटी वेलफेयर बोर्ड है, ये इनको कितने से कितनी तारीख 10/12/2017 से लेकर 30/12/2018 तक का पूरा भुगतान करे। अब यहाँ पर सवाल एक उत्पन्न होता है, क्या आप इस समय पर वहाँ पर जो सर्विस पे थे? मैं सर्विस किया सर, मैंने कल मेरे पे आदेश की कॉपी आई थी, मैंने कल इनको जो है रजिस्ट्री भी आपके पास ही थी, वो अभी मैंने वो भेजी है। तो कल अब इनका क्या जवाब आता है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है सर
कि ये देखिए सर, ये मैंने कल भेज रखी इनको, है नी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाई कोर्ट भी, मेरी कोई समस्या होगी मैं तभी तो जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को तो शौक तो नहीं है वहाँ हाई कोर्ट में बार बार हाजिरी देने की, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, इसके लिए मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं हाई कोर्ट की जो आदेश हो रहे हैं उनसे बड़ा उदासीन हूँ। मेरा राज्य वो बोला क्यों? वो उदासीन, मेरे को न्याय ही नहीं मिल पा रहा सर। आज भी देखिए, मेरे को रोजगार चाहिए था, मुझे 13 महीने की सैलरी के लिए मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे रोजगार चाहिए मुझे। मैं भीख मांग के काम नहीं चलाना, मैं काम करके काम चला। मैं MA BEd हूँ मैं। अब मैंने उस समय कई तरीके से अपने आप को बचाने का प्रयास किया, नेताओं से लेकर मतलब शासन प्रशासन, भूख हड़ताल तक की मैंने यहाँ पे इसी तहसील में भूख हड़ताल में 13 दिन तक 12-13 दिन तक रहा। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ, जैसे कि 16 में आप लगे, 15 में आप लगे थे, 16 में आपको जॉब से निकाल दिया, उसके बाद इन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको लगाएंगे। जी। फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट कब गए? हाई कोर्ट में 2019 में गया। 2019 में आप हाई कोर्ट गए और 2019 के बाद ये अब 2026 में ये जजमेंट आया है। 22 में भी आया था ये जजमेंट, 19 में भी आया था, 2 बार इसका पहले जजमेंट आ चुका है, लेकिन इस पर उनका क्या हुआ? वो सब वापस गए हाई कोर्ट में। अच्छा, विभागों ने सब वापस हाई कोर्ट में कर दिए। हाई कोर्ट ने एक बार आदेश भी किया था उपनल को कि जो है कि इसको रोजगार दो जी। उसके बाद हाई कोर्ट उपनल ने मुझे 3 जगह भेजा नियुक्ति पत्र लेके, लेकिन तीनों जज, एक मैंने बताया था आपको कि हरिद्वार डिग्री कॉलेज में, हरिद्वार जिला जज में और देहरादून जिला जज में। हरिद्वार जिला जज में तो मैं एक्सीलेंट आया था, मेरा पेपर हुआ था, लेकिन पेपर मतलब टेस्ट हुआ था, लेकिन टेस्ट होने के बाद मैं सबसे एक्सीलेंट आया था सर। लेकिन मेरी दिव्यांगता के कारण उन्होंने मुझे रखने से इनकार कर दिया। 3 जज थे, 2 लेडी से थी भी उसमें। मैंने उनसे हाथ जोड़ के भी नम्र निवेदन किया था कि आप मेरी समस्या को समझेंगे मैडम, आप एक लेडीज हैं, ये मातृशक्ति हैं आप। लेकिन मातृशक्ति ने भी मेरी एक नहीं सुनी। मेरी मतलब दिव्यांगता इतनी चुभी उनको कि मेरे को रोजगार देना उनको उचित नहीं लगा। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? मैं आगे ये चाहता हूँ सर कि मुझे उपनल जो है कि उपनल रोजगार दे, मुझे उपनल रोजगार दे, तभी मैं इस चीज़ को मानूंगा। नहीं तो मैं अब जो है कि उपनल के ऑफिस में जाके ब्रिगेडियर साहब के न्यूज़ पे माध्यम से और वहाँ पे मैं आमरण अनशन करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा। मैं अपने आप को वहाँ पे मैं जॉब चाहता हूँ सर। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं कैंप कार्यालय में भी 3 बार जा चुका हूँ, और 1905 पे जो टोल फ्री नंबर है उस पर मेरी कितनी शिकायतें, कोई लाभ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से भी यही कहना चाहता हूँ कि बिजली की लाइटें नहीं आती तो आप तुरंत फोन कर देते हैं कि हाँ आपके यहाँ लाइट पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन कभी आपने इतने सालों में मेरी दिव्यांगता के बारे में पूछा है कभी कि तेरा कुछ हुआ कि नहीं हुआ है? जी बिल्कुल। ये बड़ा दुख की विषय है कि मतलब हाई कोर्ट में भी गया, न्याय नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री के पास गया तब न्याय नहीं मिला, नेताओं के पास गया तब न्याय नहीं मिला। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, खुल के समर्थन करता हूँ, लेकिन सर आप बताओ भूखे पेट भजन कहाँ होगा? पूरे देश की जनता से और उत्तराखंड की जनता से कहता हूँ कि आप कोर्ट मत जाइए। कोर्ट में भी उतना ही शोषण होता है जितना हमारा राज्य में होता है। तो आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी पार्टी के समर्थक हैं जी। 2 टर्म से यहाँ पर बीजेपी की ही सरकार चल रही है। जी। आप यहाँ क्षेत्रीय विधायक के पास भी गए होंगे, मेयर के पास भी गए होंगे, या कहीं नेताओं के पास भी गए होंगे, क्या कुछ मिला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मैं बोलता रहा हूँ कि ये तो नीचे स्तर के हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे कैंप कार्यालय में 3 बार गया, 3 बार। तो और आज तक मेरी समस्या के लिए मैंने बोला नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री एक लाइट पोल पे लाइट नहीं आ रही तो फोन कर देते हैं जल संस्थान में कि हाँ भाई अपनी वाहवाही के लिए, लेकिन कभी आपने ये पूछा कि विकलांगों की क्या स्थिति है? बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से ही। अभी आपने देखा होगा 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, BEd के बाहर कर दिया था। मैं PRT में मेरा सिलेक्शन था। अच्छा, मेरा सिलेक्शन पक्का कंफर्म था कि हाँ भाई मेरे इसका सिलेक्शन होना है। अगर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया होता कि BEd इनवैलिड है, क्या सरकार इनको वैलिड नहीं कर सकती? कितने देश के कितने लड़के जो है, कितने जवान बेरोजगार लोग हैं कि जिन्होंने इसमें अप्लाई किया, हमारे कितने पैसे लगे होंगे। रात दिन हमने अपने आंखों को खराब करके रात दिन हमने फार्म भरे, 13 के डिस्ट्रिक्टों में हमने फार्म भरे। कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, कितना समय बर्बाद हुआ होगा हमारा, लेकिन लास्ट में हमारे हाथ क्या लगा? आधी भर्ती में जो है BEd वैलिड हो गया और आधी में बाहर हो गया। ये कौन सा इंसाफ हो गया? आज तक कानून में ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ था कि एक भर्ती में 2 नियम होंगे, लेकिन हमारे या तो मेरी किस्मत ही खराब समझिए या हमारा दुर्भाग्य समझिए। इतने देश के इतने लोगों के साथ, मतलब जो नौजवानों के साथ बुरा हुआ है। क्या प्रधानमंत्री जी इतना नहीं कर सकते थे कि मतलब BEd को वैलिड कर सकते थे? हैं? ये आपकी किस्मत खराब नहीं है, ये उत्तराखंड के युवाओं का और ये उत्तराखंड के जो बेरोजगार लोग हैं जिनको रोजगार के लिए दर दर भटकते रहते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं, सालों हो गए पर रोजगार नहीं मिला, ये उनकी
दुर्दशा है ये। दुर्दशा, मैं कह तो रहा हूँ सर कि इतनी दुर्दशा है कि एक विकलांग 80% विकलांग को इस प्रकार से आप लोगों के सामने आकर अपनी बात को रखना पड़ रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है ये दोस्तों। और ये हमारे साथ में ठाकुर सिंह जी हैं और इन्होंने तो अपनी बात हमारे माध्यम से बता दी, परंतु कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी व्यथा सामने नहीं ला पा रहे हैं, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं आज भी, और जो कहीं ना कहीं और जिनकी आवाज़ अभी तक दबी हुई है। आप एक अकेले ठाकुर सिंह जी को देखेंगे तो वो मुख्यमंत्री के पास 3 बार तक गए, यहाँ पर जो सैनिक कल्याण बोर्ड है वहाँ पर भी गए, और अब हाई कोर्ट भी गए। और हाई कोर्ट से जजमेंट जो आता है वो भी ये आता है कि भाई आपको 1 साल के लिए, मतलब कि 1 साल की जो सैलरी है वो दे दी जाए। वो सैलरी भी इनको तब मिलेगी जब इन्होंने वहाँ पर काम किया होता। परंतु आप सोचिए कि एक व्यक्ति 80% विकलांग व्यक्ति इतना कुंठित हो चुका है अब, और इतनी हीन भावना उनके अंदर आ चुकी है अब, कि जहाँ पर एक तरफ से तो ये कह दिया जाता है कि आप किस काम के, वहीं दूसरी तरफ वो अब कोर्ट के जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसकी भी अवहेलना करने के लिए अब तैयार है, मजबूर हो चुका है वो व्यक्ति। तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा और बताइएगा कि क्या उत्तराखंड की हकीकत अब यही है जिस प्रकार यहाँ दिख रही है, और जो ये मुद्दा है ठाकुर सिंह का।